This conference अकॉर्डिंगली will now be हम recorded. सर्जरी करते हैं without getting or without having the knowledge of the anatomy. You cannot operate. That's a basic rule. So Sushrutaracharya, being a surgeon and being a person who has dissected a human cadaver, जो भी उन्हें एनाटॉमिकल नॉलेज प्राप्त हुआ था उसके अनुसार उन्होंने पूरा वर्णन किया है। तो मर्म उसमें एक महत्वपूर्ण जो है वर्णन है। सुश्रुताचार्य के पहले ही अध्याय में उन्होंने कि आयुर्वेद का अवतरण कैसे हुआ उसके बारे में वर्णन बताया है, और विशेष करके शल्य तंत्र को उन्होंने प्राधान्य दिया है। काय बालग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दशराधरा वृष्टान अष्टो अंगानी तस्याहु विशेषतः। आयुर्वेद के 8 अंग हम सभी जानते हैं, लेकिन सुश्रुताचार्य ने काय चिकित्सा को नहीं तो शल्य तंत्र को प्रधान उन्होंने कहा है। और उन्होंने कहा कि जब शुरू में सृष्टि उत्पत्ति हुई, जब शुरू में युद्ध हुआ, तो युद्ध में जो है कि व्रण हुआ और उस व्रण की चिकित्सा के लिए शल्य तंत्र की उत्पत्ति हुई। मर्म शास्त्र भी युद्ध शास्त्र से ही जुड़ा हुआ है। जब जब युद्ध की वजह से या कुछ और नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से जब जब इंजुरीज हुई, तो इंजुरीज पे बॉडी पे क्या क्या असर हुए, ये हमारे ग्रंथकर्ताओं ने या हमारे आचार्यों ने नोट किया। उसके बेसिस पे उन्हें ध्यान में आया कि शरीर में कुछ ऐसे विशेष जगह है जहां पे आघात होने से या तो मृत्यु होती है, तुरंत मृत्यु होती है, कालांतर से मृत्यु होती है, या फिर डिसेबिलिटी, अपंगत्व, विकलता, यह निसंशय आती ही है। ऐसी जगह को उन्होंने नाम दे दिया मर्म। तो मर्म का जो है आइडेंटिफिकेशन या उसकी शुरुआत ये युद्ध के दौरान या मनुष्य की इंजुरीज की वजह से हुई है। सुश्रुताचार्य ने जो भी मर्म का वर्णन किया है वो क्लियरली अकॉर्डिंग टू द ट्रॉमा, एक्सटर्नल ट्रॉमा, उसके बेसिस पे उन्होंने उसका वर्णन किया है। तो मर्म की क्या व्याख्या करते हैं सुश्रुताचार्य? मर्माणि मांसशिरा स्नायु अस्ति संधि संधिपातः तेषु स्वभावतः एव विशेषण प्राणः तिष्ठन्ति। साढ़े स्थान के 6ठे अध्याय में यह व्याख्या हमें प्राप्त होती है। तो मर्म क्या है? मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि और संधि, इनका सन्निपात है। मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि, संधि हमारे शरीर के घटक है। मांस से हम मसल्स को लेते हैं, शिरा से हम वेसल्स, ब्लड वेसल्स को लेते हैं, स्नायु लिगामेंट्स, टेंडॉन्स को ले सकते हैं, अस्थि बोन्स, और संधि से जॉइंट्स। इस तरीके से हम शरीर के जो महत्वपूर्ण घटक है इन सभी का सन्निपात हमारे शरीर में कुछ ऐसी विशेष जगह पे जहाँ पे आपको मांस भी मिलेगा, शिरा भी प्राप्त होगी, स्नायु भी मिलेगा, अस्थि भी मिलेगा, संधि भी मिलेगा। ये सभी का सन्निपात, सन्निपात यानी संयोग। तो शरीर में ऐसी विशेष जगह जहाँ पे ये सभी है, लेकिन एक और उसमें महत्वपूर्ण है कि तेषु स्वभावतः एवं विशेषण प्राणाः तिष्ठन्ति। वहां पे विशेष रूप से प्राण उपस्थित होते हैं। जब उस जगह पे इंजुरी होती है, प्राण को हानि होती है, तब हमें मर्माघात के लक्षण उत्पन्न होते हैं। तस्मात् मर्मसु अभिहता तान तान भावान आपद्यते। उन मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि, संधियों का तो वहां पे आघात होने से वो लक्षण प्राप्त होंगे, लेकिन प्राण को आघात होने से हमें ये विशेष लक्षण होते हैं। हमारे पूरे शरीर में तो सभी जगह पे मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि, संधि है, लेकिन कुछ ऐसी विशेष जगह पे है जहाँ पे इन सभी का जंक्शन है, सब एक साथ आए हैं और वहां पे प्राण उपस्थिति है। मर्मा आर द प्लेसेस वेयर मांस, अस्थि, संधि, शिरा एंड स्नायु आर यूनाइटेड एंड स्पेशली प्राण इज प्रेजेंट एट दैट पॉइंट। अभी यहाँ पे जितने भी उपस्थित महानुभाव है उनमें से ज्यादा करके मैं मानता हूँ कि चिकित्सा वाले, काय चिकित्सा वाले जो है फिजिशियन हम जिनको कहेंगे, इनकी संख्या ज्यादा होगी, सर्जन्स की संख्या कम हो सकती है। तो बीइंग काय चिकित्सा तज्ञ या फिर एक फिजिशियन होने के नाते मर्मों का नॉलेज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्या? सुश्रुताचार्य के वही मर्म जो अध्याय है शारीर स्थान के 6ठे अध्याय में, उसी अध्याय के अंतिम श्लोक में उन्होंने वर्णन किया है, मर्माणि अधिष्ठाय कि ये विकारा मुच्छन्ति काये विविधा नराणाम प्रायणत कुच्छ्रकमा भवन्ति नरस्य यत्नेरपि साध्यमानाः। मर्म के आश्रय से जो विकार होते हैं, जो व्याधि होते हैं, यह प्रायः कष्ट साध्य या याप्य इस तरीके से होते हैं। हमें बहुत प्रयत्न करने से
उनकी चिकित्सा हम कर सकते हैं व उनमें साध्यता होती है। हम जब भी क्लिनिक में या कहीं पे भी पेशेंट देखते हैं तो पेशेंट का एक महत्वपूर्ण सवाल होता है, डॉक्टर साहब मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना, मुझे कितना समय लगेगा? तो जिसे हम प्रोग्नोसिस कहते हैं, ये प्रोग्नोसिस बताने के लिए हमें जरूरी होता है। आयुर्वेद ने तो क्लियरली कह दिया है कि साध्य असाध्य इस तरीके से व्याधि के दो प्रकार है, और उनके भी आगे दो अलग प्रकार है, सुख साध्य, कष्ट साध्य, याप्य, प्रत्याख्येय, इस तरीके से। तो हमें रुग्ण को बताना पड़ता है कि आपको ठीक होने में इतना समय लगेगा, आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाओगे, आप पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो पाओगे, जब तक चिकित्सा चल रही है तब तक आपको उपशय रहेगा, आराम रहेगा, इस तरीके से हमें बताना होता है। तो हमें यह ध्यान में रखना है कि अगर मर्माश्रित कोई शरीर में विकार है तो उसकी चिकित्सा हमेशा कष्ट साध्य होती है। फॉर एग्जाम्पल हार्ट डिसीज का कोई पेशेंट आ जाता है, आपने उसकी चिकित्सा की 1 हफ्ते 2 हफ्ते और रुग्ण स्वस्थ हो गया, क्या ऐसे होता है? नहीं, कुछ महीनों तक, कुछ सालों तक, या फिर उसकी मृत्यु होने तक हमें चिकित्सा करनी पड़ती है। यह एलोपैथी में भी है, यह आयुर्वेद शास्त्र में भी है। आप चिकित्सा कौन सी भी करें, लेकिन हार्ट डिसीज का पेशेंट आपके कुछ दिनों के औषधियों से पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो पाता, क्योंकि हृदय यह मर्म है। हम बात करेंगे हमारे ब्रेड एंड बटर केसेस की, यानी वात व्याधि के पेशेंट्स, आर्थराइटिस के पेशेंट्स, हमारे ये आर्थराइटिस के जो पेशेंट्स होते हैं, फिर वो हम जिसे संधिवात कह सकते हैं, आमवात कह सकते हैं, या वात रक्त कह सकते हैं। जब भी संधियों से आश्रित हमारे पास व्याधि लेके रुग्ण आता है, तब हमें ध्यान में रखना है कि संधि यह मर्म का प्रकार है, तो संधियों में आश्रित होने वाले व्याधि भी हमेशा कष्ट साध्य ही होंगे, वो जल्दी से ठीक होने वाले नहीं है, यह हमेशा हमें ध्यान में रखना है। इस पे टीका करते हुए डल्लनाचार्य कहते हैं, शरीर दोषेण अपि मर्मणां मर्म समीप देशस्य अपि नियतम महान अर्थम दर्शनाह मर्माणि निष्ठायेति। यहाँ पे सुश्रुताचार्य ने विकार यह शब्द क्लियरली बताया है, वहां पे उन्हें नैसर्गिक यानी दोष प्रकोप से होने वाली व्याधियों की अपेक्षा है। इससे पहले अभी मर्मों का जो हम वर्णन देखेंगे, उसके मर्माघात के लक्षण वहां पे सुश्रुताचार्य को मर्म ड्यू टू ट्रॉमा जो है वो लक्षण उनको अपेक्षित है, लेकिन यहाँ पे इस श्लोक में क्लियरली मर्माश्रित तो होने वाले विकार उन्होंने कहा है, दोष प्रकोप से होने वाले विकार वह मर्म स्थान में या मर्म समीप, डलनाचार्य ने मर्म समीप देशस्य अपि, तो मर्म के आजू बाजू में अगर कोई व्याधि होता है या मर्माश्रित व्याधि होता है तो वह कष्ट साध्य होंगे, इस तरीके से उन्होंने वर्णन किया है, जो हमें हमेशा चिकित्सा करते वक्त ध्यान में रखना है। संख्या 107 मर्मों की संख्या बताई गई है। उनके 5 प्रकार, रचनात्मक प्रकार, मांस मर्म, शिरा मर्म, स्नायु मर्म, अस्थि मर्म, संधि मर्म, इस तरीके से जो है 5 प्रकार बताए गए हैं। इन 5 की व्यतिरिक्त और कोई प्रकार नहीं है, ऐसे सुश्रुताचार्य कहते हैं, लेकिन वाग्भट्टाचार्य हम सभी जानते हैं कि वाग्भट्टाचार्य ने धमनी मर्म एक और प्रकार जो है बताया है। तो यह 5 प्रकार रचना के अनुसार है, और आघात की दृष्टि से अकॉर्डिंग टू ट्रॉमा अगर हम देखेंगे तो उसके और 5 प्रकार होते हैं कि सद्य प्राणहर, कालांतर प्राणहर, विशल्यग्न, वैकल्यकर और दूजाकर। यहाँ पे अगर कोई विद्यार्थी है, स्टूडेंट्स है, तो उनके हमेशा उन्हें यह सवाल आता है कि ये सभी मर्म है तो फिर ऐसे अलग अलग क्यों? जिसको हम क्षति होने से मृत्यु होती है उसको मर्म कहते हैं, मारंती अपि मर्माणी। तो सभी की यहाँ पे तुरंत क्यों नहीं मृत्यु होती? कभी किसी को आघात होते 7 दिन तक मृत्यु होती है, कभी 1 महीना लगता है, कभी मृत्यु नहीं होती, सिर्फ डिसेबिलिटी होती है। तो इसका यहाँ पे वर्णन करने की कोशिश की है। उसका वर्णन है कि सद्य प्राणहराणि सप्तरात्रकाभ्यंतर मारयन्ति, कालांतर प्राणहराणि पक्षात् मासात् वा तेषु अपि क्षिप्राणि कदाचित् आशु मारयन्ति, विशल्य प्राणहराणि वैकल्यकराणि च कदाचित् अभिहतानि मारयन्ति। यह जो नीचे का वर्णन है ये डल्लनाचार्य जी की टीका है। इदानीम सत्य प्राणहर आदि मर्माणी मारणे कालावधि दर्शनाह। ये सत्य प्राणहर आदि जो मर्म के प्रकार बताए हैं, वहां पे आघात होने से मृत्यु होने में कितना समय लगता है यह बताने के लिए इस श्लोक का वर्णन किया है सद्य शब्द से। सद्य शब्द का अर्थ है, सद्य शब्द तत्क्षणवाची, सद्य शब्द का अर्थ होता है तुरंत, एट दैट मोमेंट ओनली।
तथापि सद्य प्राणहराणि इति अत्र सद्य शब्दः सप्ताह अभ्यंतरों पर ज्ञातव्यः। परंतु यहाँ पे मर्मों से जुड़ा हुआ ये जब सद्य वर्णन आता है तो यहाँ पे सद्य शब्द का अर्थ तुरंत से लेके सप्ताह के अंत तक, एक हफ्ता, एक हफ्ते के अंतर, विद इन 7 डेज, इस तरीके से उसका हमें अर्थ लेना है। सप्तरात्रात मारयन्ति इत्युक्तत्वात्, एक हफ्ते तक उसका जो है मृत्यु हो सकता है। यानी कहीं पे किसी व्यक्ति के मर्म पे आघात हुआ तो आघात होने के 5 मिनट से लेके 7 दिनों तक अगर मृत्यु होती है तो भी वह मर्म सत्य प्राणहर कहलाएगा। अगर उसके विपरीत, उसके अलावा अगर आघात होने के बाद 7 दिनों के से ज्यादा समय लगता है, यानी 15 दिन या 1 महीने तक का समय लगता है, तो उसे कालांतर प्राणहर मर्म कहते हैं। कालांतर प्राणहर मर्म, व कालांतर शब्द से ही हमें उसका अर्थ समझ में आता है कि जब प्राण हरण होने में कुछ काल व्यतीत होता है। कितना काल, वो भी उन्होंने बताया है कि 15 दिनों से लेके 1 हफ्ते तक, 1 महीने तक का काल जो है, यह कालांतर प्राणहर मर्म है। और जहाँ पे आघात होने से विकलता आती है वो वैकल्यकर मर्म है। और जहाँ पे आघात होने से प्रचंड वेदना होती है, वह रुजाकर मर्म है। विशल्यग्न मर्म एक विशेष प्रकार है जहाँ पे शल्य प्रविष्ट हो गए के बाद, जहां तक, जब तक शल्य अंदर ही रहता है मर्म के अंदर, तब तक मृत्यु नहीं होती। जैसे ही हम शल्य को निकालते हैं तो मृत्यु हो जाती है। इस तरीके से उसके अलग अलग प्रकार उन्होंने दिए हैं। इसके बारे में मैं थोड़ी चर्चा करना चाहूंगा कि प्रैक्टिकली हम देखेंगे तो जो सत्य प्राणहर मर्म, ये हमारे शरीर के वाइटल ऑर्गन्स है, जैसे हार्ट है, लंग्स है, किडनीज है। इस तरीके से जो भी ब्रेन से रिलेटेड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, स्पाइनल कॉर्ड जैसे, तो यहाँ पे जब भी आघात होता है तो तुरंत मृत्यु हो सकती है। कालांतर प्राणहर में हम देखेंगे आगे, ये हमारे ये जो वाइटल पार्ट्स है उससे थोड़े दूर है, उससे थोड़े हटके है, टुवर्ड्स दी व्हाट वी कैन से डिस्टल एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी है। यहाँ पे आघात होने से मृत्यु होने में समय लगता है। इसके कारण दो तीन हो सकते हैं। या तो जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि पहला कारण हो सकता है रक्तस्राव, वहां पे आघात होने से ब्लीडिंग होगा। वो ब्लीडिंग अगर हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, निरंतर अगर रक्तस्राव होते रहता है, तो उसकी वजह से जो है मृत्यु हो सकती है। यह रक्तस्राव विशेष करते वेनस जो है इस तरीके से रक्तस्राव हो सकता है, क्योंकि आर्टीरियल ब्लीडिंग जो है वो फोर्सफुली होता है, वो कम समय में बहुत ज्यादा रक्त वहां से बह जाएगा, तो मृत्यु भी तुरंत हो सकती है, कम कालावधि में हो सकती है। लेकिन वेनस अगर वहां पे ब्लीडिंग है तो वो थोड़ा 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 होते रहेगा। शायद इंटरनल ब्लीडिंग हो या फिर उस पर ध्यान नहीं दिया हो, तो वो कंटिन्यू ब्लीडिंग होने से मृत्यु हो सकती है। दूसरी चीज इसमें एक महत्वपूर्ण हो सकता है कि उस समय में जब हमें 5,000 साल पहले जो भी काल में ये मर्म का वर्णन सुश्रुताचार्य ने किया होगा, देखा होगा, तो जैसे ही पहले कहा कि युद्ध की वजह से इसका मर्म का वर्णन है, तो वहां पे जिस तरीके से वेपन्स यूज होते थे, वहां पे जब जो लड़ाई जिस जगह पे होती थी, तो ऑब्वियसली वो लड़ाई किसी ओपन एरियाज में, जंगल में, ऐसे एरियाज में होती होती। जो भी वेपन्स वहां पे क्लोज कॉम्बैट के लिए यूज किए जाते थे, जैसे तलवार हो या फिर तीर का भी वहां पे इस्तेमाल होता है, या जिसको हम भाला कहते हैं, उस तरीके से जो है शस्त्र से अगर वहां पे आघात होते होंगे, तो वो शस्त्र की वजह से और वहां पे धूल मिट्टी की वजह से टिटेनस का इन्फेक्शन होने के भी काफी चांसेस है। डिस्टल पार्ट्स में जब भी इंजुरी होती होगी, तो वहां पे जो है कि ड्यू टू द इन्फेक्शन, टिटेनस इन्फेक्शन, जो है कि बाद में मृत्यु होने में 15 दिन 1 महीने तक का समय लग सकता है। या थर्ड पॉसिबिलिटी है सेप्टिसेमिया, कि जिस तरीके से इंजुरी हुई, वहां पे इन्फेक्शन हुआ, वो शायद कंट्रोल नहीं हो पाया। इस पे एक चर्चा का विषय है कि कोई कह सकता है कि वो उस वक्त एंटीबायोटिक्स नहीं थे, तो एंटीबायोटिक्स ना होने की वजह से इन्फेक्शन कंट्रोल होना मुश्किल था। लेकिन एंटीबायोटिक्स तो नहीं थे, लेकिन हमारे आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ, व्रण उपचार कैसे करना है, बहुत सारी औषधियां बताई है। शायद औषधोपचार न मिलने से
वहां पे जो है कि इन्फेक्शन होने से, सेप्टिसेमिया होने से मृत्यु हो सकती है। कालांतर प्राणहर मर्मों के बारे में ये विशेष वर्णन है, इस तरीके से हम देख सकते हैं। शल्य शास्त्र में मर्म का है क्या महत्व है, यह एक्सप्लेन करने वाला यह श्लोक है, ये सभी ने याद किया होगा। मर्माणि शल्य विषार्दम उदाहरन्ति यस्माच्चु मर्मसु हता न भवति सद्यः जीवन्ति तत्र यद्य वैद्य गुण किंचित प्राप्नोति विकलत्वम् असंशयम् हि। कि मर्म जो है शल्य शास्त्र का आधा विषय है, और मर्म मर्माघात होने से कोई व्यक्ति सहसा बचता नहीं है। अगर वैद्य ने अच्छी तरह से चिकित्सा की तो प्राण बच सकते हैं, लेकिन विकलता तो आनी ही आनी, इस तरीके से उन्होंने वर्णन किया है। अभी जैसे हमने चर्चा की कि यहाँ सुनने वाले महानुभाव आप सभी लोग जो है कि सारे शायद सर्जन नहीं होंगे, शायद सारे के सारे शायद ऑपरेट नहीं करते होंगे डेली। हम काय चिकित्सा वाले, हम तो क्लिनिक में बैठ के पेशेंट देखते हैं। आजकल तो इस कोरोना की, कोविड की सिनेरियो में पेशेंट को देखना इतना ही काफी है। दर्शन प्रश्न प्रश्न ही, इसमें से स्पर्श परीक्षा भी लगभग हम सभी ने बंद की है, और वो उचित भी है। अपनी सुरक्षा और रुग्ण की सुरक्षा के अकॉर्डिंगली हम सिर्फ देख के दर्शन परीक्षा से और प्रश्न परीक्षा से चिकित्सा कर रहे हैं। बहुत बार तो ऐसे हो रहा है कि हम चिकित्सालय भी नहीं पहुंच पा रहे, तो व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉल के थ्रू हम पेशेंट को देख के, उससे बात करके उसको हम ट्रीटमेंट एडवाइस कर रहे हैं। तो लेकिन जब रूटीन प्रैक्टिस में हम कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं, तो छेदन है, भेदन है, या फिर दहन कर्म, क्षार कर्म, इस तरीके से जब हम चिकित्सा करते हैं, रक्त मोक्षण करते हैं, अग्नि कर्म करते हैं, ये छोटे छोटे में जो उपक्रम शल्य शास्त्र में आते हैं, जिसका हम डे टू डे प्रैक्टिस में उपयोग करते हैं, तो ये करते वक्त भी अगर मर्म या मर्म के समीप अगर इस तरीके से हम यह करते हैं, तो हमें विशेष ध्यान होगा, रखना होगा। मर्म स्थान पे दहन कर्म, मर्म स्थान पे क्षार कर्म, मर्म स्थान पे कोई छोटा मोटा IND, जिसको इंसिजन ड्रेनेज कहते हैं, तो यह अगर हम प्रिकॉशसली नहीं करेंगे तो मर्माघात हो सकता है। इस तरीके से वर्णन है। यह एक सूत्र भी है, सुश्रुताचार्य ने बताया है कि मर्म स्थान के समीप प्रदेश पे अगर आघात होता है तो मर्माघात की तरह ही लक्षण मिलते हैं। Depending on the severity of the trauma, it is again related. If the trauma is very severe, then the nearer to the murmur, the impact if is also near to the murmur, then also it will create the lakshan as a marmakhat. And if the trauma is very less severe, the impact is very less, then the marmaghat itself will not give the all sign symptoms of the marmaghat. तो उस तरीके से थोड़ा ये बदल हो सकता है कि सद्य प्राणहर होते हुए भी कालांतर प्राणहर हो गया, या फिर वो सिर्फ वैकल्यकर हो गया, या वैकल्यकर मर्म होते हुए भी अगर बहुत ज्यादा बड़ा मात्रा में ट्रॉमा हो गया, इंजुरी हो गई, तो वो शायद सद्य प्राणहर भी या कालांतर प्राणहर भी हो सकता है। शरीर में जितने मर्म है 107 तो संख्या है, लेकिन अगर हम वैसे देखेंगे तो टोटल 107 नहीं, लगभग 44 के आसपास मर्म है। प्रत्येक की संख्या 2, कभी 4, इस तरीके से होते हुए वो टोटल काउंट 107 आता है। यह मर्म का जो चार्ट अभी आप देख रहे हैं, यह हमारी शरीर रचना की लेखिका है वैद्य प्रतिभा विसावे शिंपी, उनकी मैडम की बुक से मैंने ये लिया है, क्योंकि इसमें काफी अच्छे तरीके से उन्होंने इस टेबल में आप देख पा रहे हैं कि सभी पॉइंट्स कवर हुए, और स्पेसिफिकली यहाँ पे जो लास्ट स्ट्रक्चर है कि एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स, वो जो है कि उस मर्म से अकॉर्डिंगली इसमें बहुत मतांतर है। अलग अलग रचनाओं के बुक देखेंगे तो अलग अलग लेखकों ने एक मर्म से रिलेटेड अलग अलग स्ट्रक्चर्स दिए, लेकिन यह बुक में जो वर्णन है ये मेरे विचारों से काफी जुड़ता है। और यह चार्ट बनाने में मेरा भी थोड़ा हिस्सा रहा है, इसलिए मैंने ये चार्ट मैं यहाँ पे आप सभी को दिखा रहा हूँ। ऊर्ध्व शाखागत मर्म देखेंगे तो पहला क्षिप्र मर्म है, जो हाथ के अंगूठे और तर्जनी के बीच में होता है। स्नायु मर्म है, और कालांतर प्राणहर मर्म है। और वहां पे जब आघात होने से आक्षेप से मृत्यु होती है, ये लक्षण जो देखा जाएंगे तो टिटेनस की तरह हम कह सकते हैं, मृत्यु लक्षण हो सकते हैं। और ध्यान रखना है क्षिप्र मर्म कालांतर प्राणहर मर्म है, लेकिन वहां एक विशेषता है कि आघात होने से कभी कभी वो सद्य प्राणहर मर्म भी
हो सकता है। और स्ट्रक्चर वहां पे हम एनाटॉमिकली देखेंगे तो मेनली वहां पे जो आर्टरी सप्लाई है, डीप पाल्मर आर्च है या फर्स्ट डॉर्सल मेटाकार्पल आर्टरी है, तो वहां पे ब्लीडिंग होने से जो है कि इस तरीके से लक्षण हमें प्राप्त हो सकते हैं। या तो ड्यू टू द हीमोरेज मृत्यु होगी कालांतर से, या फिर ड्यू टू दी टिटेनस लाइक इन्फेक्शन जो है कि मृत्यु हो सकती है। दूसरा मर्म जो है तल हृदय मर्म, सेंटर ऑफ द पाम, यह मर्म है, मांस मर्म है। यह भी कालांतर प्राणर मर्म है। यहाँ पे आघात होने से तीव्र वेदना और मृत्यु, यह लक्षण बताए गए हैं। और सुपरफिशियल और डीप पाल्मर आर्चेस यहाँ पे होती है, तो उसे इंजरी होने से यह लक्षण प्राप्त हो सकते हैं। तीसरा मर्म कुंच मर्म बताया है कि जो क्षिप्र मर्म के ऊपर की तरफ होता है। और स्नायु मर्म है, वैकल्यकर मर्म है। यहाँ पे इंजरी होने से विकलता होती है, मृत्यु तो नहीं होती। सो विकलता में यानी लॉस ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ द हैंड, हस्तकंप यानी हाथ कांपना, हम जिस तरीके से कहते हैं उस तरीके से लक्षण प्राप्त होते हैं। और यहाँ पे स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो मेनली जो है कि पाल्मर एपोनेरोसिस, यह स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं। कुर्च शीर मर्म, कुर्च मर्म के ऊपर की तरफ, मोर व्हाट वी कैन से प्रॉक्सिमल, ऊपर की तरफ यह मर्म है, नियरर टू दी रिस्ट जॉइंट। यह भी स्नायु मर्म है और रुजाकर मर्म है। वहां पे आघात होने से तीव्र वेदना और शोथ, यह लक्षण प्राप्त होते हैं। और एनाटॉमिकली हम देखेंगे तो वहां पे रेडियल और अल्नर कोलैटरल लिगामेंट्स होते हैं। उसके बाद वाला जो मर्म है वो मणिबंध मर्म है। मणिबंध मर्म यानी इटसेल्फ रिस्ट जॉइंट हम सभी देखते हैं। तो यह संधि मर्म है और रुजाकर मर्म है, इस तरीके से देखते हैं। आघात होने से तीव्र वेदना और हस्तस्तब्धता यानी लॉस ऑफ द मूवमेंट और पंगुत्व, यह कुछ लक्षण प्राप्त होते हैं। तो रिस्ट जॉइंट इज क्रिस्टल क्लियर, मणिबंध मर्म। इंद्रबस्ती मर्म उसके ऊपर कहा गया है, जो एक और कालांतर प्राणर मर्म है, मांस मर्म है। वहां पे आघात होने से रक्तस्राव और मृत्यु होती है, ऐसे लक्षण प्राप्त बताए गए हैं। तो वहां पे मेनली जो है कि एक तो फ्लेक्सर मसल्स है, और वहां पे उसके नीचे होने वाली आर्टरी, इन दोनों को इंजरी होने से यह लक्षण प्राप्त हो सकते हैं। कुरपर मर्म, एल्बो जॉइंट सभी जानते हैं। अगेन संधि मर्म है, वैकल्यकर मर्म है। लॉस ऑफ द मूवमेंट्स होते हैं इंजरी होने से। आणी मर्म कुरपर संधि के ऊपर होने वाला यह मर्म है। यह स्नायु मर्म है और वैकल्यकर मर्म है। वहां पे इंजरी होने से स्वेलिंग आती है एंड लॉस ऑफ द मूवमेंट्स होते हैं। स्पेशली लॉस ऑफ द फ्लेक्शन मूवमेंट्स होती है, जो एल्बो जॉइंट पे जो हम आर्म्स में जो मूवमेंट करते हैं, फ्लेक्शन मूवमेंट, ये नहीं होती। यह जो है आड़ी मर्म विशेष करके बाइसेप का जो टेंडोन है, ये बाइसेप मसल जो है, वहां पे ये मर्म होता है। तो अगर बाइसेप कट जाता है तो लॉस ऑफ द फ्लेक्शन मूवमेंट होती है। भावी मर्म ये मिडल ऑफ दी आर्म में होता है। सिरा मर्म है, वैकल्यकर मर्म है। सिरा मर्म होने से आघात होने से रक्तक्षय होता है, बाहुशोष होता है। तो ब्रैकियल आर्टरी यहाँ पे जो है मेनली हम ले सकते हैं। लोहिताक्ष उसके ऊपर एक और सिरा मर्म बताया है, और वैकल्यकर मर्म है। वो इस यहाँ पे भी आघात होने से रक्तक्षय और मृत्यु तक लक्षण बताए हैं इन्होंने। यहाँ पे वैकल्यकर मर्म होने से मृत्यु होने की संभावना काफी कम है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा रक्तक्षय हुआ तो मृत्यु तो होनी ही है। और एक पक्षाघात उन्होंने जब कहा, तो पक्षाघात का अर्थ हमें यहाँ पे लेना लॉस ऑफ द मूवमेंट। कहीं पे भी अगर लॉस ऑफ द मूवमेंट्स हमें दिखाई देते हैं, तो या तो वहाँ के आर्टेरियल वेनस सप्लाई में प्रॉब्लम है, या तो नर्वस सप्लाई में प्रॉब्लम, यह दोनों चीजें हम देखते हैं। So Lohitaksha is nothing but what we can say the continuation of the brachial artery or axillary artery itself. And the last one is the Kakshadhara Marma, which is present in the axilla, and it is the Snayu Marma and Vaikalyakar Marma. It can be correlated with the brachial plexus. The part of the brachial plexus present in the axilla is called as the Kakshadhara Marma. अधोशाखागत मर्म हम अगर देखेंगे, तो अधोशाखागत मर्म में जो है कि
क्षिप्र, तल हृदय, कूर्च, कूर्च शीर, यह मर्म तो ऊर्ध्व शाखा की तरह ही है, सिर्फ वहां पे लोअर लिम्स में वहां पे स्ट्रक्चर्स थोड़े वेरी होते हैं। बाकी उनका प्रकार और वृद्ध लक्षण तो सिमिलर ही है। मणिबंध संधि की जगह पे अधो शाखा में गुल्फ संधि का वर्णन है, एंकल जॉइंट के बारे में वर्णन है। इंस्टेड ऑफ कुरपर जॉइंट यहाँ पे जानु संधि यानी नी जॉइंट का वर्णन है। आड़ी मर्म दोनों में सेम है। उर्वी मर्म, भावी मर्म जैसे वहां आया था तो यहाँ पे उर्वी मर्म है। लोहिताक्ष मर्म है, और कक्षधर मर्म के स्थान पे यहाँ पे विटप मर्म है। विटप मर्म वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि इनफर्टिलिटी के केसेस जब रुग्ण हम आते हैं तो हमें ध्यान में रखना होता है कहीं विटप मर्माघात का इतिहास है क्या, क्योंकि विटप मर्माघात पे मर्माघात से जो है कि इनफर्टिलिटी की तरह लक्षण उत्पन्न होते हैं, क्योंकि अगर वहां देखेंगे तो मेल्स में स्पर्मेटिक कॉर्ड है और उसे इंजुरी होने से फिर उस तरीके के लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। तो विटप मर्म चिकित्सा की दृष्टि से हमें इम्पोर्टेंट है। उदरगत मर्म देखेंगे तो गुद, बस्ती, नाभि, यह तीन मर्म है, तीनों ही सद्य प्राणहर मर्म है। तीनों इटसेल्फ क्लियर है। गुद से रेक्टम एनल कैनल का पार्ट है, बस्ती से यूरिनरी ब्लैडर, और नाभि जो है अम्बिलिकस है। तो इस तरीके से सभी जो है कि सद्य प्राणहर है। अभी हाल ही में आज हमने या कल देर रात से हमने न्यूज देखी कि हमारे सभी के चहेते अमिताभ बच्चन जी हॉस्पिटलाइज है कोरोना की वजह से। और यहाँ पे सीनियर मेंबर्स कोई होंगे तो उन्हें याद होगा कि कूली पिक्चर के दरमियान शूटिंग करते वक्त अमिताभ जी को जो है कि फाइट सीन में ट्रॉमा हुआ था एब्डोमेन पे, जो सामने वाला फाइट सीन करते वक्त रियली उन्होंने जो है कि जो मारा था वो अमिताभ जी के पेट में, स्पेशली अम्बिलिकल रीजन पे वहां पे ट्रॉमा हुआ था। बाहर से तो कुछ वहां पे ज्यादा इंजरी नहीं हुई थी, लेकिन इंटरनल इतनी इंजरी हुई थी कि अमिताभ जी तब काफी सीरियस हुए थे और हॉस्पिटलाइज उन्हें करना पड़ा था। और एक क्षण उस वक्त ऐसे आया था कि शायद वो बचेंगे या नहीं, लेकिन भगवान की कृपा से और सभी लोगों के इच्छा से, शुभेच्छाओं से वो बच गए थे। अभी हम यही इच्छा करेंगे कि अमिताभ जी को कोरोना से कुछ नहीं हो, वो उससे बाहर निकल के आए। तो यह मर्म जो है किस तरीके से सद्य प्राणहर है। एक्सटर्नली सिर्फ एम्बुलिकस तो एक सरफेस लैंडमार्क है, लेकिन अगर उसके पीछे हम देखेंगे तो डिओडेनम जैसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है। स्मॉल इंटेस्टाइन वहां पे एग्जैक्टली उसके पीछे प्रेजेंट होता है, तो उसको इंजुरी होने से जो है डेथ हो सकती है। उरगत मर्म यानी चेस्ट के रीजन में हृदय यक मर्म है, हार्ट, उसके बारे में ज्यादा वर्णन करने की जरूरत नहीं। स्तनमूल जो मर्म बताया है कि स्तन के 2 अंगुल नीचे, तो यहाँ स्तन शब्द से उन्हें स्तन चुचुक यानी निप्पल्स एक्सपेक्टेड है, 2 फिंगर्स बिलो द निप्पल्स। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये स्तनमूल मर्म होता है, और आघात होने से कफपूर्ण कोष्ठता और मृत्यु होती है। यह स्ट्रक्चर जो है कि बेस ऑफ द लंग्स हम कह सकते हैं। स्तनरोहित मर्म, 2 फिंगर्स अबव दी निप्पल्स, इस तरीके से वर्णन है। यह मांस मर्म है। और कालांतर प्राणहर मर्म है, वहां पे इंजरी होने से हिमोथोरैक्स यानी थोरेसिक कैविटी जो है ब्लेड से भर जाती है, और उसकी वजह से फिर जो है खांसी और श्वास का मृत्यु लक्षण बताए हैं। अपलाप मर्म, यह एक थोड़ा सा जहां मत मतांतर प्राप्त होते हैं, विभिन्न ग्रंथकर्ता या विभिन्न लेखक जो है वह अपलाप मर्म यानी एग्जैक्टली कौन सा स्ट्रक्चर है इस पे थोड़े मत मतांतर है। सो अपलाप मर्म एक्सिलरी आर्टरी का पार्ट है जो पेक्टोरलिस माइनर मसल के पीछे है। अपलाप शब्द का अर्थ होता है छुपा हुआ, तो यह मर्म शरीर में कुछ छुपा हुआ है। और एक्सिलरी आर्टरी का पार्ट जो एक्सिलरी आर्टरी बिहाइंड द पेक्टोरलिस माइनर, ये वहां पे वो स्ट्रक्चर एग्जैक्टली आता है, और वहां पे आघात होने से रक्तस्राव और मृत्यु हो सकती है। अपस्तंभ मर्म, यह शिरा मर्म है, कालांत प्राणहर मर्म है, और वातपूर्ण कोष्ठता का श्वास मृत्यु इस तरीके से है। हमारे जो प्रक्रिया जब डिवाइड होता है स्टर्नम के लैटरली जो 2 प्राइमरी ब्रोंकस होते हैं, तो एग्जैक्टली वहां पे ये अपस्तंभ मर्म
होता है। पृष्ठगत मर्मों में कटिक तरुण यह मर्म एक है जो पृष्ठवंश के दोनों बाजू में बताया गया है। पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ इलियम का जो अगर हम देखेंगे तो उसका जो है अर्धचंद्राकार, उसके पीछे से हम देखेंगे तो उसका जो आर्च है, इलियाक आर्च है, जो अर्ध ऊपर का जो बॉर्डर है वो अर्धचंद्राकार है। तो उसका जो हाईएस्ट पॉइंट है, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द इलियाक जो क्रेस्ट है वो कटिका तरुण मर्म है, क्योंकि एग्जैक्टली उसके सामने आगे की तरफ से, मर्म तो ये पीछे की तरफ से पोस्टीरियर एस्पेक्ट से बताया है, लेकिन जब हम एब्डोमेन को ओपन करके देखते हैं तो वो हाईएस्ट पॉइंट से कनेक्टेड वहां पे जो है कि एब्डोमिनल एओर्टा अलोंग विद ब्रांचेस वहां पे होती है। तो वहां पे इंजुरी होने से वो एओर्टा को इंजुरी होके यह लक्षण प्राप्त हो सकते हैं। कुकुंदर मर्म जो है कि पेल्विक बोन में ही इटसेल्फ यह मर्म है जहाँ पे सैटिक नर्व निकलती है, वो पॉइंट जो है कुकुंदर मर्म कहला है, क्योंकि वहां पे आघात होने से लोअर लिम्स में उन्होंने कि लॉस ऑफ सेंसेशन एंड लॉस ऑफ मूवमेंट्स बताया है। अधो भाग में बाधिरी और चेष्टानाश उन्होंने जो लक्षण बताया है, तो ड्यू टू द सैटिक नर्व इंजुरी ये लक्षण होते हैं। नितंब प्रसिद्ध है, स्वनाम प्रसिद्ध है, ग्लूटल रीजन को हम ले सकते हैं। पार्श्व संधि ये शायद फर्स्ट ईयर में आपको याद होगा, मॉरिस पैरेललोग्राम में हम किडनीज को सरफेस मार्किंग करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो लंबार वर्टिब्रे के लैटरली जब ये किडनीज और वहां से रिलेटेड रीनल वेसल्स जो आते हैं, तो वो पॉइंट वहां पे पार्श्व संधि मर्म से उन्हें अपेक्षित है। बृहति मर्म जो हमने स्तन मूल मर्म देखा था एंटीरियर एस्पेक्ट में, उसका उसी मर्म का पोस्टीरियर एस्पेक्ट इज कॉल्ड एज बृहति मर्म। अंशफलक इटसेल्फ स्कैपुला बोन का पार्ट है, और अंशमर्म शोल्डर जॉइंट से रिलेटेड है। तो अभी तक हमने जितने मर्म देखे तो ऊर्ध्व या अधो शाखागत मर्म में सद्य प्राणर मर्म नहीं है, कालांतर प्राणर मर्म है। उरगत मर्म देखे सभी सद्य प्राण है, उद, उदरगत सभी सद्य प्राण है। उरगत मर्म में कुछ सद्य प्राण है, कुछ कालांतर प्राण है, और पृष्ठगत मर्म में भी ज्यादा करके हमें कालांतर प्राण मर्म प्राप्त होते हैं। और ये व्यवहार में अगर हम देखते हैं कि कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या कोई ट्रॉमा में हाथ या पैर को नुकसान होता है तो वो व्यक्ति जीवित रह सकता है, लेकिन अगर उदर या उर में अगर ट्रॉमा होता है तो उसके जीवित होने की संभावना कम हो जाती है। मन्यागत यानी नेक रीजन में जो मर्म बताया है उसमें नीला और मन्या यह उन्होंने बताया है। उनकी संख्या 4 बताई है। सिरा मर्म है, वैकल्यकर मर्म है, इस तरीके से वर्णन है। और विद्ध लक्षण जो बताया है तो मुखत्व, स्वर विकृति, जीवा का रस ज्ञान नष्ट होना, इस तरीके से वर्णन है। तो एनाटॉमी के लिए हम वहां देखते हैं तो सुपीरियर लैरिंजियल नर्व और ग्लासोफेरेंजियल नर्व्स वहां पे होती है, तो उसको ग्रंथकर्ताओं ने नीला और मन्या यह नाम दिया होगा। मातृ का जो वर्णन है कि ग्रीवा के दोनों बाजू में 4-4 इस तरीके से वर्णन है। सद्य प्राणहर मर्म है। तो हम देखते हैं कि लेटरल साइड ऑफ नेक में जो कैरोटिड और जुगुलर वेसल्स होती है, एक्सटर्नल इंटरनल कैरोटिड, एक्सटर्नल इंटरनल जुगुलर, यह स्ट्रक्चर्स को जो है एक एक साइड में मातृका मर्म का उन्होंने नाम दिया है। क्रुकाटिका मर्म ये एटलेंटो ऑसिपिटल जॉइंट है, जहाँ पे बेस ऑफ द स्कल और फर्स्ट वर्टिब्रा दोनों ज्वाइन होते हैं, वहां के जंक्शन को क्रुकाटिका मर्म नाम दिया है। वैकल्यकर मर्म है, और वहां पे आघात होने से कंटिन्यू जो है एक स्टेबिलिटी है, जो हेड हमारा हमेशा फिक्स रहता है, वह उस तरीके से फिक्स नहीं हो पाता। एक एनाटॉमिकल इंफॉर्मेशन थोड़ी सी मैं दे देता हूँ कि फर्स्ट वर्टिब्रा जो है उसका नाम आप सभी जानते हैं कि एटलास वर्टिब्रा है, और इट इज अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो हम फर्स्ट ईयर के बच्चों को हमेशा सवाल पूछते हैं कि व्हाई दैट वर्टिब्रा इज कॉल्ड एज द एटलास वर्टिब्रा। तो बुक में कहीं पे दिया नहीं है, इसलिए वो जवाब नहीं दे पाते। ग्रीक माइथोलॉजी में एटलस करके एक देवता है कि जिन्होंने अपने गर्दन पे पूरी पृथ्वी को उठा लिया है। पुरानी एटलस साइकिल अगर देखी होगी तो उनका लोगो जो है, उस लोगो में वह एटलस देवता का चित्र है कि जिसने अपने गर्दन पे, सर पे और गर्दन पे पीछे की तरफ से ये पृथ्वी का गोल उठाया हुआ है। तो जिस तरीके से उस एटलस भगवान ने पूरी पृथ्वी को धारण किया है,
हम हमारे माइथोलॉजी में मान्यता है कि भगवान शेषनाग जी ने जो है कि अपने सर पे पूरी पृथ्वी को धारण किया है, उस तरीके से वो ग्रीक माइथोलॉजी में है। तो जिस तरीके से वो एटलस उन्होंने धारण किया, उस तरीके से एटलस वर्टिब्रा, फर्स्ट वर्टिब्रा जो है पूरे स्कल को पकड़ के रखती है, उसका धारण करती है, इसलिए उसे एटलस वर्टिब्रा यह नाम दिया गया है। क्षीरागत मर्म जो अभी हम देख रहे हैं, तो उसमें विधुर मर्म कान की पीछे की तरफ यह होता है। वैकल्यकर मर्म यह आघात होने से कर्ण बाधिर्य आता है। दूसरा फणा मर्म जो है कि नासा मार्ग के अभ्यंतर की तरफ यह मर्म है, आघात होने से गंध ज्ञान की नष्टता होती है। ओल्फैक्टरी बल्ब यहाँ पे स्ट्रक्चर है। अपांग मर्म हम सभी जानते हैं कि आंखों के आउटर कैंथर जो है वहां पे अपांग मर्म यह होता है। आवर्त मर्म हमारी जो आईब्रोज है वहां पे हाईएस्ट पॉइंट पे यह आवर्त मर्म होता है। शंख मर्म यह भी हम टेम्पोरल रीजन से हम जानते हैं। उत्क्षेप मर्म वह भी एक विषल्यग्न मर्म है और टेम्पोरल रीजन में ही स्थित है। स्थपनी मर्म हमारे दोनों भुजों के बीच में स्थपनी मर्म होता है, हम सभी जानते हैं कि यह विषल्यग्न मर्म है। शरीर में 3 विषल्यग्न मर्म पता है, उत्क्षेप, स्थपनी, इस तरीके से यह 3 विषल्यग्न मर्म है। ग्रंथ में 3 का वर्णन है कि जहां जब तक शल्य उपस्थित होता है तब तक वह व्यक्ति जीवित रहता है। शल्य अगर अपने आप पूय से के साथ निकल जाता है तो व्यक्ति बच जाता है, लेकिन अगर हम शल्य को निकालते हैं फोर्सफुली तो मृत्यु होती है। इस तरीके से ग्रंथ में वर्णन है। व्यवहार में हम देखते हैं कि कभी कभी कुछ और मर्म है विषल्यग्न मर्म की तरह हो सकते हैं। एक छोटा एग्जांपल देना चाहूंगा। आपने शायद सभी ने डॉक्टर रविंद्र बापट, इनका नाम नाम सुना होगा, जो एमयूएचएस के डीन रह चुके, केजीएम हॉस्पिटल के भी उन्होंने डीन रह चुके। तो उनका एक बुक है वार्ड नंबर 5। इट्स नॉट अ मेडिकल टेक्स्ट बुक, लेकिन उनके केएम का जो भी उनका काम करने का एक्सपीरियंस रहा, उन्होंने वहां पे ये सब बताया है। तो वहां पे उन्होंने अलग अलग पेशेंट के केसेस एक्सप्लेन किए। उसमें एक ये केस आई थी कि एक यंग लड़की ट्रेन से ट्रेवल कर रही थी और उसे एक रास्ते में किसी ने जो है कि उसके पेट में छुरा जो है भोंक दिया और वो भाग गया। शायद कुछ एक तरफा प्यार का या ऐसा कुछ मामला था। तो वो व्यक्ति तो छुरा भोंक के भाग गया और छुरा उसने पेट में ही छोड़ा और वैसे ही भाग गया। तो उस लड़की को छुरा लगा है, पेट में खून निकल रहा है और उसे कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं। वो शायद किसी स्टेशन पे या रेलवे में थी, तो वो मदद के लिए वो वहां से फिर से वापस अपने घर गई। वो मुंबई की तरफ ट्रैवल कर रहे थे, वो बसैया विरार की तरफ वो रह रही थी। बीच में ये इंसिडेंट हुआ, वो अपने घर फिर से चली गई। उसने कुछ प्रेशर बैंडेज कर दिया वहां पे, किसी चीज से खून रोकने की कोशिश की। घर जाने के बाद उसकी दादी सिर्फ वहां पे घर पे थी। दादी उसको लेके फिर से वो केईएम हॉस्पिटल को पहुंचे। केएम हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद उन्होंने फैसला किया कि इसको पहले छुरे को हम निकाल देते। तो ऑपरेशन रूम में उन्होंने लिया और निकालने से पहले उन्होंने जो कुछ इन्वेस्टिगेशंस किए, एक्सरे या बाकी किया, तो उसमें उन्हें ध्यान में आया है कि ये एक्चुअली जो वेपन है वो एओर्टा को परफोरेट कर चुका है और एओर्टा में वो वहां पे उसने स्टैब किया हुआ है, एओर्टा में वो फंसा हुआ है। जैसे ही हम इसको निकालेंगे तो एओर्टा से ब्लीडिंग शुरू होगा और एब्डोमिनल एओर्टा का ब्लीडिंग अगर कुछ मिनट भी होता है तो दैट विल बी ए फैटल। तो उन्होंने वो निकालने से पहले दूसरी टीम बुलाई जो एब्डोमिनल एओर्टा को रिपेयर कर सके, वो टीम को रेडी रखा। फिर उन्होंने जैसे ही वो वेपन वहां से निकाला, वो टीम ने उसे रिपेयर कर दिया, स्टिचेस देके ब्लीडिंग रुकाया। वो जो भी ब्लड लॉस हुआ था उसके लिए उसे ब्लड दिया गया और वो बच्ची जो है ठीक हो गई बाद में। तो ये एक तरीके से जो है कि विषल्यग्न मर्म का उदाहरण है। व्यवहार में इस तरीके से हमें प्राप्त होते हैं। कई बार हम न्यूज में देखते हैं, पढ़ते हैं कि कोई सैनिक है, उसे कोई बुलेट इंजरी हो गई, वो बुलेट ऐसी जगह पे है कि हम उसे निकाल नहीं सकते, तो वहीं पे छोड़ देते हैं, फिर भी वो बच जाता है। कई सालों तक वो बुलेट उसके शरीर में है। ये विषल्यग्न मर्म का उदाहरण है। सीमंत मर्म हमारे फ्यूचर जो है उसके बारे में ये वर्णन है। श्रृंगाटक मर्म कैवर्नस साइनस का ये वर्णन है। अधिपति मर्म जो हाईएस्ट पॉइंट है हमारे यहाँ पे स्कल में, उसको अधिपति मर्म नाम दिया है। आप शायद कहेंगे कि ये
कुछ मर्म जो है कि जिसके बारे में मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं किया, तो ये मैंने जानबूझ के नहीं किया क्योंकि आगे हम मेरा जो लेटर हाफ है उसके बारे में अभी आ रहा हूँ। ये जनरल मर्म के बारे में हमने वर्णन देखा। अभी इन मर्मों में जितने भी हमने मर्म देखे तो हर उस मर्म के नाम का हमने अध्ययन किया कि उसे नाम ये क्यों प्राप्त हुआ, जो संस्कृत भाषा का व्याकरण का आधार लेके उसके नाम का क्या अर्थ है और उस अर्थ एनाटॉमिकली किसी चीज से जुड़ता है क्या, यह हमने कोशिश की। सभी के सभी नहीं जुड़ पाते, लेकिन जो भी हमें प्राप्त हुआ आपके सामने प्रस्तुत है। ऊर्ध्व शाखागत मर्म से शुरू करेंगे। तल हृदय मर्म जो पहले वर्णन है, तो तल हृदय का वर्णन होता है, तल मीन्स दी आइदर पाम और दी सोल एंड हृदय मीन्स दी सेंटर, so it's exactly located at the center of the palm or the sole, so it's called as the तल हृदय। वहां पे पाल्मर राज होती, इस तरीके से आप देख पाएंगे कि जो है इट्स एग्जैक्टली लोकेटेड एट द सेंटर, सो इट इज कॉल्ड एज द तल हृदय। कुर्च मर्म, ये भी हमने देखा था, तल हृदय मर्म के ऊपर ये होता है कुर्च मर्म है। कुर्च मर्म का अर्थ होता है एक्चुअली ब्रश लाइक स्ट्रक्चर। जो हम पेंटिंग के लिए ब्रश यूज करते हैं या झाड़ू जो भी हम यूज करते हैं, तो उसको भी कुर्च यह वर्ड शब्द आया है संस्कृत में। सो जब हम वहां पे एनाटॉमिकली देखते हैं पाल्मर एपोनेरोसिस या प्लांटर एपोनेरोसिस होता है, तो ये पाल्मर या प्लांटर एपोनेरोसिस है, इट एग्जैक्टली लुक्स लाइक ब्रश, पेंटिंग ब्रश या झाड़ू की तरह हम कह सकते हैं। सो ये सिमिलरिटी देखते हुए ग्रंथकर्ताओं ने उसे कुर्च मर्म का नाम दिया। कुर्च शिरोमर्म, इट्स द अपर पार्ट ऑफ दैट सेम स्ट्रक्चर। ऊर्ध्व या अधो शाखा दोनों में यह प्राप्त होता है। सो प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द पाल्मर और द प्लांटर एपोनेरोसिस, कुर्च और शीर, शीर मीन्स हम अपर पार्ट और दी हेड जिस तरीके से कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है कुर्च मर्म देखा था, नीचे कुर्च शीर, यह कुर्च मर्म और उसके नीचे जो है कुर्च शीर, इस तरीके से हम वर्णन देख सकते हैं। मणिबंध वर्म, हम सभी जानते हैं मणिबंध, इस रिस्ट जॉइंट। तो मणिबंध का संस्कृत में अर्थ है, जो समास है उसके दो तरीके से अर्थ हो सकता है कि मणि को बांधने की जगह। सदियों से, काफी सालों से, कई हजार सालों से ये रिस्ट जॉइंट इज अ प्लेस, वहां पे ऑर्नामेंट्स वेयर किए जाते हैं, ब्रेसलेट्स है, घड़ी है, या कुछ ना कुछ वहां पे पहना जाता है, स्त्री हो या पुरुष हो, इट इज वन ऑफ द प्लेस वहां पे कुछ जो है कि ऑर्नामेंट पहने जाते हैं। तो वहां पे जो है द प्लेस, वहां पे जो है कि इस तरीके से ऑर्नामेंट पहना जाता है। द फास्टनिंग और पुटिंग ऑन अ ज्वेल, यह एक अर्थ होता है, या स्ट्रिंग ऑफ द ज्वेल्स, मणियों को बांध के जिस तरीके से दिखता है, यह मणिबंध। मणिबंध के दो अर्थ, मणि बांधने की जगह या मणि बांध के जिस तरीके से दिखेंगे, वह इस तरीके से दो उसके अर्थ होता है। जब हम एक्चुअली मणिबंध क्या है देखेंगे, तो ये जो कार्पल बोन्स है रिस्ट जॉइंट फॉर्म करने वाले, हम देखते हैं कि वहां पे प्रॉक्सिमल रो और डिस्टल रो, सभी ने वो मेमोनिक्स में याद किया होगा, शीलिक्स टू प्रिटी ट्राई टू कैच, तो स्कैपॉइड, ल्यूनेट आदि नाम याद रखने में इससे फायदा होता है। तो यह जो एक्चुअली कार्पल बोन्स है, वो अगर देखेंगे तो इस तरीके से मणिबंध, मणियों को बांध कर रखा हुआ, या फिर मणि बांधने की जगह, इस तरीके से उसका अर्थ ले सकते हैं। और इसे मणिबंध नाम क्यों दिया, यह हम अच्छी तरीके से जान सकते हैं। Uru मध्ये तो उर्वी, center of the thigh is called as the urvi. Anatomically it's located at the center of the thigh, quadriceps femoris muscle होता है, so it is called as the urvi मर्म। स्तनमूल मर्म, द रूट ऑफ द ब्रेस्ट, स्तन का मूल स्थान, इसलिए उसे स्तनमूल कहा है। और एनाटॉमिकली हम देखें तो बेस ऑफ द लंग्स यहाँ पे होते हैं, ये जो निप्पल है उसके 2 फिंगर्स बिलो ऐसे वर्णन है, तो यह पार्ट ऑफ द लंग्स वहां पे आता है, उसे स्तनमूल मर्म कहा गया है। अपस्तंभ मर्म, उभयो उरसो नाड्यो वातव है अपस्तंभो नाम। जो ट्रकिया और उसके जो लैटरली जो डिविजन्स होते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई, तो वो पार्ट को एग्जैक्टली उन्होंने जो है अपस्तंभ मर्म इस तरीके से नाम दिया है। अभी स्तंभ शब्द का अर्थ होता है खंबा, कॉलम या कोई पिलर। तो जब कोई भी स्ट्रक्चर है, दीवार है, कोई बिल्डिंग है, उसमें वो कॉलम या पिलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। छत है तो उसके लिए ये एक तरीके से सपोर्ट मैकेनिज्म है, अगर पिलर्स को हम निकाल दे तो वो पूरी चीज कोलैप्स हो सकती है।
तो ये हम देखते हैं उसी तरीके से जो है कि यहाँ पे इंजुरी होने से लंग्स कोलैप्स हो जाते हैं, इसलिए उस मर्म को जो है कि अपस्तंभ नाम दिया है। फिर से मैं कहता हूँ कि अपस्तंभ मर्म यानी ट्रकिया विद प्राइमरी ब्रोंकाई लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द स्टर्नम में, जहाँ पे मेनली स्टर्नल एंगल के लेवल पे ये डिवीजन होता है। तो ये जो पॉइंट्स है ये अपस्तंभ मर्म कहते हैं, वहां पे इंजरी होने से लंग्स कोलैप्स हो जाते हैं। एक उदाहरण आपके सामने इस तरीके से है। व्यवहार में हम देखते हैं कि ये पिलर्स है, स्तंभ है, अपस्तंभ इसलिए उसको नाम दिया है। अभी ये एक्सरे में आपको ज्यादा क्लियर होगा। ए, ये किस तरीके का एक्सरे है, यहाँ पे लेफ्ट लंग हमें दिख नहीं रहा है क्योंकि लेफ्ट लंग कोलैप्स ड्यू टू द लेफ्ट मेन स्टेम ट्यूमर। ये बी में हमें देख रहा है कि एंडोट्रैकियल व्यू ऑफ द मेन कैरिना विद ट्यूमर इन लेफ्ट मेन। इसमें यहाँ पे ट्यूमर होने से प्राइमरी ब्रोंकस में लेफ्ट साइड में ट्यूमर होने से वहां पे एयर एंट्री नहीं हो पा रही है और उसकी वजह से लेफ्ट लंग कोलैप्स हमें दिख रहा है। और जब हमने ये ट्यूमर निकाल दिया सर्जरी कर, तो फिर एलएमएस ट्यूमर डीबल्किंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ एलएमएस एंड लेफ्ट अपर लोब ब्रोंकस पेटेंसी, फिर उसके बाद जो है लेफ्ट लंग हमें फिर से एक्सरे में दिख रहा है। तो यहाँ पे किसी भी कारण से मतलब मर्माघात हो सकता है, यहाँ पे जैसे ट्यूमर है उसकी वजह से आघात होने से जो है कि वो एक तरीके से लंग कोलैप्स हुआ, अपस्तंभ स्तंभ पे आघात होने से कोलैप्स होता है। हृदय मर्म, हृदय शब्द की निरुक्ति हम सभी जानते हैं कि रि हरति दददाति और य याति, प्लेस की जहाँ पे हम कुछ रिसीव करते हैं, कुछ देते हैं और सबको कंट्रोल करते हैं। यह याति यानी यातायात, ट्रांसपोर्ट, ट्रैवलिंग। सो हार्ट हम जब देखते हैं तो हार्ट जो है इस तरीके से उसका काम है कि इम्प्योर ब्लड को लेना, प्योर ब्लड को देना और हार्ट से लेके लंग्स का उसका जो है फ्लो मेंटेन करना। रू हरती, ददाती और यह याति, और पूरे शरीर में उसका जो है सप्लाई करना। हम कहते हैं कि इट्स अ बेसिक पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी, तो इसलिए उसे हृदय ये नाम दिया है। बस्ती, मूत्राशय के लिए, यूरिनरी ब्लैडर के लिए ये शब्द आता है। बस्ती शब्द का व्यावहारिक अर्थ होता है या शब्द का अर्थ होता है लिविंग प्लेस, रेसिडेंशियल प्लेस। सो यूपी में जानते होंगे कि यूपी में एक बस्ती जिला भी है, डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम बस्ती इटसेल्फ है। तो जहाँ पे लोगों की रहने की जगह उसे बस्ती कहते हैं। तो उसी तरीके से मूत्र की रहने की जगह को बस्ती उन्होंने यह नाम दिया है, यूरिनरी ब्लैडर को। इट्स अ टेम्पररी प्लेस, कुछ समय तक मूत्र को वहां पे रखा जाता है, बाद में उसे निष्कासित करते हैं अपान वायु द्वारा, यह काम होता है यूरेथ्रा के थ्रू। फणा मर्म एक इंटरेस्टिंग मर्म है। घ्राण मार्गम उभयतः स्रोतो मार्ग प्रतिपत्ति अभ्यंतरतः फणे। बहुत लोग सरफेस लेवल पे लैटरल पार्ट ऑफ द नोज में फणा मर्म दिखाते हैं, लेकिन सुश्रुताचार्य ने क्लियरली कह दिया कि यह मर्म है अभ्यंतर है। जो नेसल पैसेज है वो इनसाइड ऑफ द नेसल पैसेज, स्रोतो मार्ग यानी नेसल पैसेज उससे प्रतिबद्ध, उससे रिलेटेड है। अभ्यंतरतः ग्रहण मार्ग के दोनों तरफ यह जो है फणा मर्म है, इट्स इंटरनल पार्ट। अभी फणा मर्म मराठी जो लोग होंगे उनको अच्छी तरीके से पता है कि फणा शब्द का अर्थ हो तो सापाचं डोकं। जिस तरीके से कोई सांप या स्पेशली कोबरा जो होता है उसका अपर पार्ट होता है, हेड का पार्ट होता है, तो उसको जो है हम कहते हैं कि फणा। तो यह संस्कृत में उसका अर्थ होता है कि स्टिक स्टेप्ड लाइक अ सर्पेंट्स हुड। एनाटॉमिकली हम देखेंगे तो इट्स ऑल्फैक्टरी नर्व ओवर द क्रिब्रिफॉर्म प्लेट। यहाँ तक हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि जब हम स्कल बोन को देखते हैं तो यहाँ पे क्रिब्रिफॉर्म प्लेट है और क्रिब्रिफॉर्म प्लेट के ऊपर ऑल्फैक्टरी बल्ब है। ये ऑल्फैक्टरी नर्व डायरेक्टली नेजल पैसेज में नहीं आती, इट इज लिमिटेड टू द क्रिब्रिफॉर्म प्लेट। क्रिब्रिफॉर्म प्लेट के थ्रू उसके थाउजेंड्स एंड माइन्यूट ब्रांचेस एंटर इनटू द नेजल कैविटी। So this exactly yellow structure olfactory bulb looks like this head of the snake. So it is called as the फणामर्म। सांप की फण की तरह है इसलिए उसे फणामर्म। olfactory bulb over the cribriform plate is itself the फणामर्म जो नासा मार्ग के अभ्यंतर है। आवर्त मर्म हमारे शरीर के भुवों के ऊपर जो है, आवर्त शब्द का अर्थ होता है पानी में जो भौरा होता है या कभी कई बार हवाओं का भी जो भौरा हम देखते हैं, तो व्हर्लपूल उसका यह अर्थ होता है। और जो हमारे बाल है भुइयों के, भ्रुवों के जो बाल है वो शुरू में हम देखेंगे तो
ऊपर की तरफ जाते, एक पर्टिकुलर पॉइंट में वो नीचे की तरफ आते हैं। वो एग्जैक्टली जो जिस तरीके से रचना है कि एक पॉइंट तक वो आगे जाते हैं और फिर नीचे आते हैं, तो ये थोड़ा सा जो है कि व्हर्लपूल की तरह वहां पे रचना होती है, इसलिए उसे आवर्त मर्म कहा गया है। शंखमर्म टेम्पोरल रीजन या टेम्पोरल बोन है, उसे शंखमर्म नाम दिया है। शंख शब्द का व्यवहार में अर्थ होता है कॉन्क, शंख जो हम भगवान की पूजा करते बजाते हैं। तो यह शंख जो है हम सभी को परिचित है, उससे समान दिखने वाला ये टेम्पोरल बोन है, इसलिए उसे शंखमर्म उन्होंने नाम दिया। टेम्पोरल रीजन से ही रिलेटेड उत्क्षेप मर्म कहा गया है। उत्क्षेप शब्द का व्यावहारिक अर्थ होता है ऊपर की तरफ उठाना, लिफ्टिंग अप। तो टेम्पोरलिस मसल जो है वह उत्क्षेप मर्म है। क्यों? Temporalis muscle, it is the sole function to elevate the mandible and crush objects between the molars and the carnivorous and to clench into the other animals using the canine teeth. जो हमारे मैंडिबल को है उसको ऊपर की तरफ उठाना, यह टेम्पोरलिस मसल का काम है। यह इसलिए उसे ऊपर की तरफ उठाने की वजह से उत्क्षेप यह नाम दिया गया है। सीमंत मर्म, सीमंत यानी सीमा, बाउंड्री, जिस तरीके से क्रिकेट के ग्राउंड में हम देखते हैं पर्टिकुलर एक मार्किंग होता है जिसके आगे अगर बॉल चली जाए तो 4 या 6 रन प्राप्त होता है। तो उस तरीके से जो हमारे स्कल बोन में फ्यूचर्स है उसको सीमंत मर्म हम कह सकते हैं। पर्टिकुलर बोन्स को डिमार्केट करने वाले, सेपरेट करने वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको फ्यूचर्स को सीमंत मर्म कहा गया है। श्रृंगाटक मर्म, ये एक और बहुत हम कह सकते हैं कि इंटरेस्टिंग मर्म है। श्रृंगाटक का अर्थ होता है कि चौराहा, मराठीमध्ये चौक ज्याला आपण म्हणतो, वेअर दी फोर रोड्स मीट। और दूसरा उसका जो अर्थ होता है वाटर चेस्टनट, यानी सिंघाड़ा जो खाते हैं, उपवास के लिए जो खाते हैं। तो यह सिंघाड़ा के अर्थ से या फिर चौराहे के अर्थ से श्रृंगाटक ये शब्द आता है। अभी एनाटॉमिकली श्रृंगाटक मर्म जो है कि घ्राण श्रोत्र अक्षि जिह्वा संतर्पणम शिराणाम मध्य शिरा सन्निपातः। ग्रहण है, श्रोत्र है, अक्षी है, जिह्वा, इनको संतर्पण करने वाले शिराओं का सन्निपात वह श्रृंगाटक मर्म है। यानी कैवर्नस साइनस, कैवर्नस साइनस जो हमारे ब्रेन में है, आप सभी जानते हैं कि इट्स साइनस जहाँ पे चारों तरफ से जो है कि वेन्स आती है। तो यह जो है श्रृंगाटक मर्म, इट लुक्स लाइक दिस सिंघाड़ा और दिस चौराहा, so it is called as the श्रृंगाटक। ये सिर्फ मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि ग्रंथकर्ताओं ने नाम कितने मतलब उन नाम देने में कोई रैंडम नाम नहीं दिए, कुछ साइंटिफिक व्यू है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि सुश्रुताचार्य जी ने श्रृंगाटक मर्म देखा था, कैवर्नस साइनस देखा था, और जब उसकी रचना उन्हें सिंघाड़े की तरह या चौराहे की तरह दिखी तब इसलिए उन्होंने उसका नाम श्रृंगाटक रखा। यह नाम के पीछे जो एनाटॉमी है ये आप सभी को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस तरीके से हम जितने भी अभी मर्म देखे, तो इन शॉर्ट में तल हृदय से लेके कुर्च, कुर्चशीर, मणिबंध, उर्वी, हृदय, स्तनमूल, अपस्तंभ, बस्ती, आवर्त, उत्क्षेप, शंख, फणा, श्रृंगाटक, सीमंत, इतने मर्मों का जो शब्दशाह या संस्कृत भाषा में उसका अर्थ है वो एनाटॉमिकली जुड़ता है। बाकी मर्मों का जो अर्थ है वो एनाटॉमिकली जुड़ नहीं पाता, कभी कभी फिजियोलॉजिकल या कहीं पे कुछ और, कभी कभी उसका हम कोरिलेशन कर सकते हैं। एक मात्र उदाहरण मैं देता हूँ, जैसे हमने विधुर मर्म देखा का कान के पीछे वह विधुर मर्म है। तो विधुर शब्द मराठी में आता है, उसका अर्थ होता है कि जिसकी पत्नी मृत हो गई है, जिसकी पत्नी मृत हो गई उसे मराठी में विधुर कहते हैं। तो एक तरीके से जब पत्नी मृत हो जाती है तो व्यक्ति का उस आयुष्य जो है वो जीवन जो है नीरस हो जाता है, उसमें कुछ रस नहीं रहता। विधुर मर्म पे वैकल्य कर्म होने से उसके वहां पे आघात होने से कर्ण बाधिल्य हो जाता है। तो जब अगर हम हमारे पांचों सेंसेस में आवाज खो देते हैं, जब हमें कोई आवाज नहीं आती तो काफी हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे अभी व्याख्यान के शुरू में मेरे हेडफोन में शायद कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए मुझे जो ऑर्गेनाइजर्स है उनका आवाज नहीं आ रहा था और मेरा आवाज भी शायद क्लियरली नहीं जा रहा था। तो उस तरीके से है कि
विदुर मर्म पे आघात होने से कर्णबाधिल्य आ जाता है और उसका व्यक्ति का जो है फिर जीवन, जब आवाज नहीं तो नीरस हो जाता है। एक पुरानी फिल्म है मनोज कुमार जी की, शोर इस नाम से, कि उसमें वही दिखाया है कि आवाज का क्या महत्व है हमारे जीवन में। अगर किसी को सुनना बंद हो जाए तो कैसे उसको लगता है, उस तरीके से उन्होंने दिखाया है। तो इस तरीके से विदुर शब्द शायद उन्होंने उस अर्थ से उन्होंने रखा होगा। तो सभी मर्मक के नाम के पीछे कोई ना कोई आधार है, या तो एनाटॉमिकली या फिजियोलॉजिकल या कुछ और रैंडम हो सकता है। लेकिन जो एनाटॉमिकली जुड़ता है वो मैंने आज आपके सामने रखने की कोशिश की। आप सभीयों ने बहुत अच्छी तरीके से, महानुभावों ने मेरा व्याख्यान सुना शांततापूर्ण से। और इसमें से अगर कुछ गलतियां हैं तो वो मेरी वैयक्तिक है, आप कृपया उसके समझ ले। और अगर आपके कुछ प्रश्न, आशंका है, कुछ चीजें हैं, तो आप जरूर चैट बॉक्स में या ऑर्गेनाइजर्स से कम्युनिकेट करके आप पूछ सकते हैं। और फिर से मैं तहे दिल से ऑर्गेनाइजर्स, ई आयुर्शाला, वैद्य आशीष पुंडे, वैद्य अमित चौहान, वैद्य मंगेश पाटिल और जितने भी महान वो, और सबसे महत्वपूर्ण आप श्रोतागण, आप सभी का मैं आभार व्यक्त करते हुए यहाँ पे मैं अपने विषय को समाप्त करता Hello. हूँ। हाँ। Hello. Thank you, Dr. Manoj sir, for your informative session on MRMA. Okay. थैंक यू Any सर। questions regarding this session can be asked in the chat box. Dr. Manoj sir, you can answer the queries or the questions in the chat box if ओके। there is any. ओके, आई एम नॉट वेरी क्लियरली सीइंग एनी क्वेश्चन इटसेल्फ। हिमांशु जी पूछ रहे, कैन यू प्रोवाइड अस दिस पीपीटी? सो डेफिनेटली हिमांशु जी, मैं ऑर्गेनाइजर्स को ये पीपीटी भेज दूंगा और वो शायद आपके साथ शेयर कर सकते हैं। पणामर्म अगेन विथ रिलेशन टू एनोस्मिया। ओके। पणामर्म, वहां पे जैसे हमने एनाटॉमिकली देखा कि वहां पे ओल्फैक्टरी बल्ब है और विथ ओल्फैक्टरी ब्रांचेस। इट्स अ क्रिबरिफॉर्म प्लेट एक्चुअली स्कल में, कि जो चाय की छलनी की तरह जिस तरीके से रचना है, ऑल्फैक्टरी बल्ब उसके अंदर क्रेनियल साइड की तरफ है, और उस प्लेट में से जो है क्रेनियल नर्व्स की ब्रांचेस नेजल पैसेज में आती है। तो वहां पे फणामर्माघात है, तो वहां पे जो है कि डेफिनेटली जो है कि हमारा घ्राणेन्द्रिय को हानि होने से गंधनाश हो सकता है, एनोस्मिया हम जिसको कहते हैं। ट्रॉमा की हिस्ट्री है तो इस तरीके से मिल सकता है। व्याधियों में कुछ इस तरीके से एनोस्मिया के केसेस मिलती है। एनोस्मिया की एक केस मैंने कुछ केसेस ट्रीट किए हैं, तो एनोस्मिया की केसेस ट्रीट करते वक्त वहां पे फणामर्माघात की कुछ हिस्ट्री तो नहीं थी, जीर्ण प्रतिशय हम कह सकते हैं। लेकिन उसमें मैंने विद्ध कर्म किया था नासाग्र पे, और मुझे उसके अच्छे रिजल्ट्स मिले थे। Hello. हाँ। Sir, there are more questions. यस यस, कौन सा लेना है वही मैं देख रहा हूँ। Okay. Okay. डॉक्टर विकास जी पूछ रहे, कल्लरेपट्टू मधील चिकित्साबद्दल ब्रीफ सांगता का प्लीज? सो एक्चुअली मर्म से अकॉर्डिंगली मर्म चिकित्सा का भी पार्ट है, या जैसे कहा गया कि युद्ध शास्त्र से मर्म का मर्म ज्ञान का हम कह सकते उगम है। तो स्व संरक्षण के लिए जो है, जैसे जैसे हम देखते हैं मार्शल आर्ट्स है या कुछ ऐसी हमारी इंडियन ओरिजिन की जो भी टेक्निक्स है सेल्फ डिफेंस, तो उसमें मर्म का काफी अभ्यास है। सामने वाले को कैसे इस तरीके से मर्माघात कर सकते हैं। एक प्रचलित उदाहरण मैं देता हूँ। एक पुरानी फिल्म है कमल हसन की, हिंदुस्तानी। तो उसमें उन्होंने इस जो है सेल्फ डिफेंस सिस्टम का उन्होंने दिखाया है, वर्णन किया है, और किस तरीके से सामने वाले, जैसे कक्षधर मर्म में अगर मैं किसी को इंजरी करता हूं तो टेम्पररीली या परमानेंट उसका अपर एक्सट्रीमिटी जो है पैरालिसिस हो सकता है। तो इस तरीके से मर्म से हम उसका सामंजस्य रख सकते हैं। लेकिन वो अलग शास्त्र होने से जो सुश्रुतोक्त 107 मर्म है, सभी का उसमें समावेश नहीं है।
उन्होंने अपने दृष्टि से और सरफेस लेवल पे उन्होंने ज्यादा जो है इस तरीके से वर्णन किया है। एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर वाले भी सरफेस लेवल पे ही चिकित्सा करते हैं। तो अलग अलग शास्त्रों में हम मर्म को कोरिलेट कर सकते हैं। Good afternoon, sir. Sir, Aishwarya here. हेलो ऐश्वर्या मैम। सर ये मातृका मर्मा और कंडशिरा वो दोनों सेम है ना सर? मातृका और कंडशिरा हम लोग वो सद्य प्राणायाम मर्म में वो जो कोटेशन है तो उसमें तो दिया है मतलब श्रृंगाडगान्यधिपति शंग कंडशिरा गुदम, तो वो जो कंडशिरा मर्मा और ये जो मातृका है वो दोनों सेम है ना सर? हाँ, मातृका से जैसे मैंने कहा कि इट्स मेनली जुगुलर एंड कैरोटिड वेसल्स जो वहां पे इंजरी होती है तो मृत्यु हो सकती है, क्योंकि ब्रेन का ब्लड सप्लाई उससे रिलेटेड है टोटली। Okay, so both are same, right? Yes. Okay, thank you, sir. Sir, and another thing what I noticed is when I ask question like Sringadak Marma for students, so the images which is given in many of the textbook is actually wrong. Today what you have shown is like it's perfect, but usually what students are like assuming is like it's like somewhat in the front side on both the sides of the nose. So that is actually entirely wrong, I guess. So actually an image was lacking with me also. So today you have clarified it, and now I can give that picture for the students so that they can mention that while explaining this Ringadak Marma. Thank you so much for that, sir. Definitely, in the case of Shringataka Marma, Fana Marma, and Apalapa Marma, many of the times it is considered that these are on the surface levels, but it's not like that. In case of Fana Marma, Yes. Sushrutācharya have considered clarified that it's in Nasa Margam Abhyantartaha. So we cannot show it on the surface level. Most of the, at least in Maharashtra, the diagrams used by the students are taken from the one of the author of Ashtang Sangrah Gadre. उन्होंने जो इलस्ट्रेशंस की है उसके बुक में से वो जो है, या फिर काफी कुछ फिर उसमें चेंजेस करके बाकी ऑथर्स भी यूज करे, लेकिन सरफेस लेवल पे जो है कि सभी मर्म हम नहीं दिखा सकते, दैट ये तो है। Yes, that's what, sir. And that's why students are getting misled, like because of those diagrams, they will think that it is outside. So actually that diagrams are very rare, and today you beautifully explained it with the diagram. Thank you so much, sir, for that. Thank you. All the participants, if you have any questions, please drop it in the chat box. वर्षा पाटिल जी का एक क्वेश्चन लेता हूं कि प्रैक्टिकली एप्लीकेशन रिलेटेड टू पैथोलॉजी ऑल्सो। तो शुरू में ही जो सुश्रुताचार्य का एक श्लोक मैंने अंतिम वाला जो श्लोक है कि मर्मा के अधिश्रित जो विकार होते हैं वो कष्ट साध्य होते हैं, तो वहां पे सुश्रुताचार्य हैज मेड क्लियर कि यह मर्माघात दो तरीके से हो सकता है, या तो एक्सटर्नल इंजरी ट्रॉमा, या दूसरा जो है कि या तो ड्यू टू द डिसीजेस। तो प्रैक्टिकली कोई विकार होके जैसे हृदय में कोई विकार हो गया तो हृदयाघात हो सकता है, या एक्सटर्नली ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है। Hello, thank you, sir. Okay. There is an announcement from the e-Ayurveda. We are launching a Ayurved Advanced Fertility course soon. So thanks, and stay tuned for the upcoming advanced lecture series. Thank you. Thank you all. Thank you very much. Thank you.